यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। एग्जिट पोल के नतीजे तो सबके सामने। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि जो नंबर्स एग्जिट पोल में दिख रहे हैं क्या वही नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे। फाइनल नतीजे तो कल ही क्लियर होंगे, लेकिन ऐसे कई संकेत हैं जो ये बता रहे हैं कि एग्जिट पोल सही होंगे या गलत होंगे। ये संकेत क्या है ये आपको आगे बताऊं, लेकिन उससे पहले ये देखिए कि एग्जिट पोल के नतीजों का निचोड़ क्या है जो बता रहा है कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। 13 एग्जिट पोल आए और 13 के 13 एग्जिट पोल के डेटा के मुताबिक पोल ऑफ पोल्स में एनडीए को 365 सीट आती हुई दिख रही है। ये सबका निचोड़ बता रहा हूं। कुछ ने तो 400 पार बताया है एनडीए को, और इंडी गठबंधन को 145 सीट का अनुमान है। अन्य को 32 सीटें मिल सकती हैं। ये पोल ऑफ पोल्स है। इसमें 4 एग्जिट पोल तो ऐसे हैं जो एनडीए को 400 पार या उसके बेहद करीब दिखा रहे हैं। 4 एग्जिट पोल ऐसे हैं जो एनडीए को 370 प्लस दिखा रहे हैं। 13 एग्जिट पोल में से सिर्फ एक एग्जिट पोल में इंडी गठबंधन को 201 सीट मिलती दिखाई गई। लेकिन इंडी गठबंधन ने इन सभी एग्जिट पोल को नकार दिया। इंडी गठबंधन का कहना है कि एग्जिट पोल पहले भी कई बार गलत हो चुके हैं, इस बार भी गलत साबित हो। सुनिए एक बार इंडी गठबंधन के नेताओं ने एग्जिट पोल पर क्या कहा है, फिर बताता हूं कि क्या वाकई एग्जिट पोल गलत होंगे या फिर एग्जिट पोल के जो नंबर है वही नंबर कल नतीजों में दिखेंगे। राहुल जी, एग्जिट पोल नहीं है ब्रदर, इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। थैंक यू। कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। Ma'am, what are your expectations for tomorrow, ma'am? Any comments, please? Ma'am, exit. Ma'am, are you? We just have to wait and see. एग्जिट पोल सही साबित होंगे या गलत, इसका पहला टेस्ट तो इसी बात से कर सकते हैं कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल के नंबर क्या रहे और असली रिजल्ट के नंबर में एग्जिट पोल के नंबर कितने मैच हुए। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं कि एग्जिट पोल का पिछली बार हिसाब क्या रहा था तो आपको पता चलेगा कि भाई एग्जिट पोल कितने दूर और पास रहते हैं नतीजों से। अगर आप एग्जिट पोल को देखेंगे क्या स्थिति रही थी 2014, इसमें सीटों का अनुमान क्या था। एनडीए के लिए कहा गया था कि भाई एनडीए को 283 आएगा पोल ऑफ पोल्स में, और जो नतीजे आए थे वो नतीजा क्या आया था भाई, नतीजा क्या आया 2014 में, नतीजा आया कि 336 पर एनडीए जाकर होगा, यानी 283 से प्लस 53। इसके बाद जब 2019 का पोल देखिएगा आप, ये 2014 आपको बताया, अब 2019 का देखिए। एनडीए के लिए कहा गया कि एनडीए को 306 सीट आई, ये पोल ऑफ पोल्स में आया। लेकिन एनडीए कहां जाकर रुका, इसमें 47 सीट जोड़कर एनडीए जो है वो फाइनली कहां पहुंचा, 353। यानी 2 चीजें कॉमन दिखती हैं कि भाई जो 2014 में भी सारे एग्जिट पोल ने एनडीए की सरकार बनवाई थी, 2019 में भी सारे ने बनवाई थी, लेकिन सारे एग्जिट पोल ने बीजेपी और एनडीए को कम सीटें दी थी, उससे ज्यादा पर उन्होंने जाकर अपना काम खत्म किया। और 2024 में अगर आप देखेंगे पोल ऑफ पोल्स कह रहा है कि एनडीए को 365 आएगी सीट। तो अगर 40-50 सीट बीजेपी ऐड करती है या एनडीए ऐड करता है, ये पैटर्न दिखा है, तो इसमें अगर आप 40 सीट भी जोड़ दीजिए तो एनडीए 405 तक पहुंच सकता है, अगर यही पैटर्न रहा था। यानी अगर आप पिछले 2 बार के एग्जिट पोल को देखें तो वो ना सिर्फ सही साबित हुए हैं, बल्कि एग्जिट पोल एनडीए को जितनी सीटें देते हैं उससे ज्यादा ही सीटें उसे आती हैं। ये तो पहला संकेत हुआ। दूसरा संकेत आज शेयर मार्केट से मिल गया। शेयर मार्केट में आज ऐसी बंपर उछाल आई बॉस, जिसने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज सेंसेक्स 2507 अंकों की तेजी के साथ 76,468 के पार चला गया। सेंसेक्स 3.39% बढ़ गया। यह पिछले 3 साल में एक दिन में सेंसेक्स की सबसे बड़ी बढ़त। निफ्टी 733 अंकों की तेजी के साथ 23,263 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 3.25% की बढ़त दर्ज की गई। शुरुआती 2 घंटे में शेयर बाजार के निवेशकों की संपत्ति एक झटके में 12 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई।
2 घंटे में 12 लाख करोड़ रुपए लोगों ने छाप लिए बॉस, सिर्फ इस बात पर कि भाई एग्जिट पोल में दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 3 जून को करीब 14.19 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। यानी आज शेयर मार्केट की हालत यह थी कि इतने ऑर्डर आ रहे थे कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट वाले एप्स की हालत खराब हो गई। और नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में कुछ दिन पहले कहा था कि आप 4 जून को रिजल्ट आने दीजिए, आप देखिएगा कि एप्स वगैरह बैठ जाएंगे, मशीनें बैठ जाएंगी। आज एग्जिट पोल आने के बाद यही हो गया। यानी सीधे सीधे संकेत है कि मार्केट को भी भरोसा है कि एग्जिट पोल गलत नहीं होगा। भाई उसको डाउट होता तो मार्केट इतना बढ़ता ही नहीं। तीसरा संकेत एग्जिट पोल में जो दिखा, क्या वही रिजल्ट में दिखेगा? इसका तीसरा संकेत भी मिल चुका है और यह संकेत खुद इंडी गठबंधन की तरफ से बार बार आ रहा है। जिस तरह से इंडी गठबंधन ने अपनी अभी से ईवीएम और काउंटिंग की बाकी प्रक्रिया पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है, उससे यही संकेत मिल रहा है कि इंडी गठबंधन को नतीजों का एहसास है। क्योंकि आप देखिए कि काउंटिंग से 24 घंटे पहले कैसे ईवीएम पर सवाल उठने लगे हैं, कैसे अभी से यह आशंका जताई जा रही कि ईवीएम में गड़बड़ है। एक बार इंडी गठबंधन के नेताओं को सुनिए, फिर बताऊंगा कि काउंटिंग को लेकर और क्या क्या बवाल मचा हुआ है। जनता का वोट अगर पड़ा है तो इनको बहुमत नहीं मिल रहा है और जो कांग्रेस पार्टी ने 295 का फिगर दिया है वो सही है। और उसके बाद यदि 300 पार तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम मशीन का वोट है। कोई इनसे पूछे कि अगर जनता का वोट नहीं है, ईवीएम मशीन का वोट है, तो जाके इलेक्शन कमीशन में शिकायत क्यों नहीं किए कि ईवीएम में गड़बड़ी हो गई? ये तो कैंडिडेट है ना, चले जाते। और अब ये लोग डीएम पे बात करने, पहले ईवीएम में गड़बड़ी होती थी, अब डीएम की बात करने लग गए। ईवीएम पर सवाल उठाना तो अब विपक्ष का पुराना पैतरा हो गया। लोग भी अब विपक्षी इस चाल को समझ चुके हैं कि जहां जीते वहां पर विपक्ष के लिए ईवीएम ठीक होता है, जहां हार गए वहां ईवीएम पे दोष डाल देते हैं। इसलिए शायद इस बार विपक्ष ने ईवीएम के साथ साथ काउंटिंग प्रक्रिया पर भी सवाल उठाना शुरू कर दिया। इंडी गठबंधन के नेताओं का एक दल कल चुनाव आयोग से मिला और चुनाव आयोग के सामने 5 मांग रखी। क्या मांग थी भाई? कि पोस्टल बैलेट के रिजल्ट ईवीएम के रिजल्ट से पहले जारी किए जाए, चुनाव आयोग वोटों की गिनती की प्रक्रिया के स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करे और उसे लागू करना सुनिश्चित करे, मतगणना की सीसीटीवी से मॉनिटरिंग हो और कंट्रोल यूनिट का वेरिफिकेशन हो। यानी इंडी गठबंधन को अब कंट्रोल यूनिट के भी बदले जाने का डर सता रहा है। मशीन से जो डेटा आए उसे कंफर्म किया जाए। ईवीएम सील करते वक्त जो पर्ची और टैग लगाया जाता है उसे वेरिफिकेशन के लिए सभी मतगणना एजेंट को दिखाया जाना चाहिए। अब इस पर इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ये बॉस क्या तुम लोग मांग लाए? ये मांग क्या? ये तो ऑलरेडी होता है। मांग क्या लेके आए हो? मतलब आपने घर में देखा कि बिरयानी बन रही है और आप कह रहे हैं कि मैं मांग करता हूं कि घर में बिरयानी बननी चाहिए, तो मां क्या बोलेगी? कि लू लग गई है क्या दिमाग में? बिरयानी ना बन रहा है। विपक्ष ने जो मांग रखी वो कोई नई चीज है ही नहीं। काउंटिंग प्रोसेस के दौरान ये सारी चीजें पहले से होती हैं। काउंटिंग कैसे होती है इसलिए अभी आपको थोड़ी देर में पूरा विस्तार से उसका चैप्टर दिखाऊंगा। आज इंडी गठबंधन की मांग पर चुनाव आयोग ने भी कहा कि पोस्टल बैलेट के रिजल्ट तो ईवीएम के रिजल्ट से पहले ही जारी किए जाते हैं। ये कौन सी नई चीज बता रहे हो भाई? एक बार चुनाव आयोग को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि काउंटिंग से पहले और क्या विवाद खड़ा हुआ है। जो रूल कहता है वो क्लियर कहता है कि postal ballot counting will start first. So on all centers in the country it will start first. No doubt about it. After only half an hour would start the EVM counting. So there are 3 countings which are happening simultaneously, and it is happening. It happened in 2019. It happened in all the 2022 elections of the states held thereafter. It happened yesterday also in case of Arunachal and Sikkim. हम मिड कोर्स नहीं बदल सकते कुछ भी। इसी तरह कांग्रेस के नेता अजय माकन ने भी चुनाव आयोग पर सवाल उठाए, लेकिन चुनाव आयोग ने इन सवालों की हवा निकाल दी। कांग्रेस नेता अजय माकन ने आरोप लगा दिया कि पहली बार असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स यानी एआरओ के टेबल पर कैंडिडेट के काउंटिंग एजेंट्स को इजाजत नहीं दी जाएगी। अजय माकन ने कहा कि उन्होंने 9 लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़े हैं, लेकिन ऐसा तो पहली बार हो रहा है। अगर यह सही है, अच्छा लिख रहे हैं, अगर ये अरे नहीं सही है तो फिर काहे लिख रहे हो? अगर यह सही है तो ईवीएम में छेड़छाड़ से भी ज्यादा बड़ा आरोप। अजय माकन ने कहा कि वो सभी उम्मीदवारों को इस पर अलर्ट कर रहे हैं। उम्मीद है चुनाव आयोग इसमें सुधार करेगा। इसके बाद सोशल मीडिया पर ही दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने स्पष्ट किया कि बॉस ऐसा कुछ है ही नहीं। एआरओ के टेबल पर कैंडिडेट के काउंटिंग एजेंट को इजाजत होती है और वो रहेगी। इसके बाद सोशल मीडिया पर ही अजय माकन ने इस सफाई के लिए चुनाव आयोग का धन्यवाद दिया
और यह भी दावा किया कि चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर पहले इसके लिए मना कर रहे थे। दरअसल आरओ यानी रिटर्निंग ऑफिसर या एआरओ असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर चुनाव आयोग की तरफ से तय वो अधिकारी होता है जो कानूनी रूप से मतगणना पर नजर रखता है और नियम के मुताबिक कैंडिडेट की तरफ से नियुक्त काउंटिंग एजेंट्स को मतगणना टेबल पर मौजूद रहने का अधिकार होता है। कुछ नहीं बदला बॉस, ये लोग छाती पहले पीट देते हैं, माहौल पहले बना देते हैं। और क्यों बनाते हैं अभी आगे आपको समझाऊंगा कि ये लोग क्यों ऐसा करते हैं। आप ये भी देखिए कि कल काउंटिंग से पहले इंडी गठबंधन हर तरह से चुनाव आयोग को घेर रहा है। अखिलेश यादव तो इतने आगे निकल गए कि वो नई थ्योरी लेकर आ गए कि हो सकता है कल बीजेपी काउंटिंग धीरे करवाए और रात में बत्ती गुल करवा दे। एक बार अखिलेश यादव को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि हार के डर से इंडी गठबंधन क्या प्लानिंग कर रहा है। जिन फेजेस में चुनाव खत्म होता चला जाता बिजली कहां थी? और यह भी हो सकता है कि धीरे धीरे काउंटिंग करें और रात में बिजली गुल करें। नहीं, चुनाव के लिए बोल रहा हूं मैं कि काउंटिंग को धीमे धीमे करें और रात में बिजली गुल करें। ये जिन फेजेस में चुनाव खत्म होता चला जाता बिजली कहां थी? और यह भी हो सकता है कि धीरे धीरे काउंटिंग करें और रात में बिजली गुल करें। अखिलेश यादव के बयानों को कितनी गंभीरता से लेना है वो आप 500 mg के पैरासीटामोल और 600 mg का पैरासीटामोल वाले बयान से समझ सकते हैं। इनके हिसाब से धीरे धीरे काउंटिंग करवाएगी बीजेपी, जैसे बीजेपी काउंटिंग करवाती हो, और पूरे देश में बिजली गुल कर देंगे और उसके बाद मामला बदल जाएगा। एग्जिट पोल के सही होने का एक संकेत इंडी गठबंधन की बेचैनी से दिखने लगा है। एक तरफ पीएम मोदी हैं जो 4 जून के बाद का प्लान बनाकर बैठे हैं, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है जो हार के बाद का प्लान तैयार करने में लगा है। सूत्रों के मुताबिक इंडी गठबंधन के सभी नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है और सबको कल रात तक या परसों सुबह तक दिल्ली में रहने के लिए कह दिया गया है। नतीजों के बाद इंडी गठबंधन की एक बैठक भी हो सकती है। अगर नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आए तो धरना देना या प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है या राष्ट्रपति से मिलना है। इन विकल्पों पर चर्चा होगी ताकि चुनाव आयोग के रोल पर सवाल उठाया जा सके। यानी इनकी तैयारी पूरी है कि चुनाव आयोग पर, ईवीएम पर कैसे सवाल खड़े करने हैं। कल एग्जिट पोल वाला रिजल्ट आएगा या नहीं, इसका एक और संकेत अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा के नतीजों से भी देखना चाहिए, क्योंकि इससे साबित होता है कि नॉर्थ ईस्ट को लेकर एग्जिट पोल में जो बात कही जा रही थी वो सही है। कल अरुणाचल और सिक्किम के विधानसभा के नतीजे आए। अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ जरा आप देखिए। अरुणाचल में आप देखिए, अरुणाचल में कल नतीजा आया। क्या हुआ भाई नतीजा? अरुणाचल में कुल सीट कितनी है? कुल सीट है 60 सीटों वाली विधानसभा है। और यहां बीजेपी को कितनी सीट आई है? बीजेपी को आई है 46 सीट, 46। और एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी को 5 सीट आई है, 5। और अन्य को गई है 8, अदर्स को 8, और कांग्रेस को आई है 1 सीट। 19 सीट पर यह चुनाव लड़ी थी कांग्रेस और 1 सीट जीत पाई है। नॉर्थ ईस्ट में इनका यह हाल है। जो लोग मणिपुर का मुद्दा उठाते रहे, कहते रहे कि नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी साफ हो जाएगी, बीजेपी 46 सीट जीती है बॉस। यह भी संकेत है कि एग्जिट पोल में जो दिख रहा है वही आपको कल दिखेगा या नहीं। और अरुणाचल का एग्जिट पोल क्या कह रहा था? एग्जिट पोल ने अरुणाचल के लिए क्या कहा था बॉस? 44 से 51 कहा था बीजेपी के लिए। कितना आया बीजेपी को? 46। जो एग्जिट पोल में था वही अरुणाचल प्रदेश में आया। इसी तरह से आप देखिए सिक्किम की विधानसभा का नतीजा आया है। वहां कुल सीट कितनी है? टोटल सीट है 32। और एसकेएम जो एनडीए का हिस्सा है, एसकेएम को कितनी सीट आई? 31, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। और एग्जिट पोल क्या था भाई? एग्जिट पोल ने कहा था कि एसकेएम को कितनी सीट आएगी? 24 से 30, 1 सीट ज्यादा ही आई एनडीए को। यानी दोनों राज्यों में एग्जिट पोल में जो अनुमान लगाया गया वही नतीजों में सही साबित हुआ। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के एग्जिट पोल का नतीजा फाइनल रिजल्ट से मैच होगा या नहीं। और आप यह भी देखिए कि सिक्किम में पिछले 25 साल से सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार थी, लेकिन इस बार सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को सिर्फ 1 सीट मिली है। सिक्किम की राजनीति में हुए इतने बड़े उलटफेर को भी एग्जिट पोल के नतीजों ने भांप लिया। और जो इंडी गठबंधन ये ईवीएम और काउंटिंग प्रोसेस पर सवाल उठा रहा है, उसे यह भी समझना चाहिए कि सिक्किम में बीजेपी ने 31 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी को सिक्किम में एक भी सीट नहीं आई है। अगर ईवीएम सेट है, चुनाव आयोग फिक्स्ड है, तो फिर सिक्किम में बीजेपी ने एक भी सीट क्यों नहीं ले ली भाई? क्यों नहीं आई? उसकी सेटिंग हुई वहां पर, एनडीए की सरकार बनी। सिक्किम में बीजेपी एक भी सीट नहीं जीती, तो विपक्ष को ईवीएम में कोई खामी नहीं दिखी।
लेकिन अरुणाचल प्रदेश जहां बीजेपी की जीत हुई है, उसके चुनाव पर कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे हैं। प्रमोद तिवारी को सुनिए, फिर बताऊंगा कि पीएम मोदी की जीत पर चीन ने क्या कहा दिया। अरुणाचल में आशंका थी, वहां कैसे चुनाव होता उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। छोटी सी विधानसभा, आसाम की 7 बहनें ये निकाली गईं। कुल मिलाकर सिक्किम में यही हमेशा से होता है, वहाँ बीजेपी 0 चली गई, कांग्रेस भी 0 हो गई। तो ठीक ये क्षेत्रीय दल है, इनकी क्षेत्रीय आधार होता है और बहुत सी चीज़ें जो मैं कहना नहीं चाहता वो भी होता है। तो इससे कोई देश का चुनाव प्रभावित नहीं होता। आप देख रहे हैं बॉस, ये लोग किस लेवल पे चले गए हैं, सिर्फ नरेंद्र मोदी और बीजेपी का विरोध के चक्कर में कि जहां बीजेपी को 0 आ जाए एकदम ठीक, सब सही है। जहां बीजेपी को आ जाए कैसे चुनाव होता है, क्या होता है, सवाल उठा दे। कल का क्या रिजल्ट आने वाला है, यह पीएम मोदी की चिट्ठी ने भी क्लियर कर दिया। कन्याकुमारी में ध्यान साधना के बाद पीएम मोदी ने अपने ब्लॉग में कन्याकुमारी में साधना और भारत के फ्यूचर को लेकर अपने विचार रखे। पीएम मोदी ने कन्याकुमारी में साधना के दौरान अपने भावों के बारे में लिखा। उन्होंने लिखा कि विरक्ति, शांति और नीरवता के बीच मन में भारत के उज्जवल भविष्य और भारत के लक्ष्यों के लिए निरंतर विचार उमड़ रहे। पीएम मोदी ने लिखा कि कन्याकुमारी के उगते हुए सूर्य ने विचारों को नई ऊंचाई दी, सागर की विशालता ने विचारों को विस्तार दिया और ब्रह्मांड की गहराई में समाई वननेस का एहसास कराया। ऐसा लग रहा था जैसे दशकों पहले हिमालय की गोद में किए गए चिंतन और अनुभव पुनर्जीवित हो रहे हैं। पीएम मोदी ने लिखा कि आज भारत का गवर्नेंस मॉडल दुनिया के कई देशों के लिए एक उदाहरण बना है। सिर्फ 10 सालों में 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर निकलना अभूतपूर्व है। प्रो पीपल गुड गवर्नेंस, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, एस्पिरेशनल ब्लॉक जैसे नए प्रयोग की चर्चा आज पूरे विश्व में हो रही। एक भी पल गंवाए बिना हमें बड़े दायित्वों और बड़े लक्ष्यों की तरफ कदम उठाने होंगे। हमें नए सपने देखने हैं, अपने सपनों को अपना जीवन बनाना है और उन सपनों को जीना शुरू करना है। हम अगले 25 साल सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र के लिए समर्पित करें। हमारी ये कोशिशें आने वाली पीढ़ियों और आने वाली शताब्दियों के लिए नए भारत की मजबूत नींव बनकर अमर रही। देश की ऊर्जा को देखकर यह कह सकता हूं कि लक्ष्य अब दूर नहीं है। आइए तेज कदमों से चलें, मिलकर चलें, भारत को विकसित बनाएं। यानी पीएम मोदी कॉन्फिडेंट तो हैं जीत को लेकर, लेकिन उनके दिमाग में अभी भी भारत चल रहा है, भारत का विकास चल रहा है। और यहां लोग ईवीएम पे सवाल, डीएम पे सवाल, चुनाव आयोग पे सवाल, इस पे सवाल, उस पे सवाल उठा रहे हैं, भारत को नीचे खींचने में लगे हुए। इसी वजह से विपक्ष ईवीएम का बहाना लेकर पहले से बैठ गया है। विपक्ष ये पैंतरेबाजी काफी समय से चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। इसलिए अब आपको वो चैप्टर दिखाता हूं जो आपको देखना चाहिए। काउंटिंग होती कैसे, वो चैप्टर जो फर्जीवाड़े के आरोप का एक्सरे कर देगा। अब वो देखिए, वोट गिनने का हर नियम जानिए, तभी एक एक